जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स आंसर राइटिंग आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आप लोग कहते हैं इसे कंटिन्यू रखिए। एक दोस्त ने हमारे मोहनलाल सर की कॉपी को रिकमेंड किया था क्योंकि वह हाल फिलहाल में सबसे अच्छे रैंक हिंदी माध्यम में लाए हैं। 2023 में 53 रैंक लाए थे, जो कि हाल फिलहाल में देखी जाए तो बहुत अच्छी रैंक है हिंदी माध्यम की। उससे निबंध की कॉपी हम देखेंगे और इनका जो पहला निबंध है ये भी बहुत बढ़िया निबंध है। इससे आपको सीखना चाहिए और आपके दिमाग में जो चलता रहता है उसी पे निबंध है। क्या चलता रहता है सर? प्लान बी क्या हो। तो आज हम मोहनलाल सर के द्वारा देखेंगे कि प्लान बी के बारे में क्या कहते हैं। इससे था कोई प्लान बी नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं प्लान बी है? हमारे पास प्लेनेट बी नहीं है। जब हमारे पास प्लेनेट ही बी नहीं है तो कोई प्लान बी हमारे पास कैसे हो सकता है? हमें इसी पर काम करना है और अपनी कार्रवाई को प्रेरित करना है। यानी अगर हम बोले तो इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं रिलेट करता हुआ ये निबंध है। कोई प्लान बी नहीं है क्योंकि हमारे पास प्लेनेट भी नहीं है। हमें इसी पर काम करना है और अपनी कार्रवाई को प्रेरित करना है। आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कैसे पूरा डील करें, इसे इस कैसे एस्से को लिखें। क्योंकि एस्से ये 4 लाइन ही आपको बताएंगे कि आप इस पे कैसे 1200 शब्द या 1000 शब्द लिख पाएंगे। तो आप इससे समझ गए होंगे कोई प्लान बी नहीं है क्योंकि हमारे पास प्लेनेट बी नहीं है। हमें इसी पर काम करना है और अपनी कार्रवाई को प्रेरित करना है। चलिए शुरू कहाँ से करते हैं देखते हैं। सन 2021 की बात है जब पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन वर्षा वन भीषण दावानल, आप जानते हैं अमेजन में हो या आ, अमेरिका के जो पश्चिमी तट हैं जो प्रशांत महासागर से लगे हैं वहां भी दावानल यानी अग्नि बहुत ज्यादा लगती है। क्यों लगती है ये सब आप इन्वायरमेंट और जियोग्राफी में पढ़ेंगे। तो अमेजन वर्षावर में दावानल यानी अग्नि लग गई थी। उस समय कुछ पूंजीवादियों तथा पूर्व राष्ट्राध्यक्षों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, मतलब कोई बात नहीं, छोड़ो। इससे पर्यावरण क्षरण या जलवायु परिवर्तन से कोई सीधा संबंध नहीं है। ज्ञातव्य है कि वे मानव उपभोगवादी संस्कृति में विश्वास करते थे। कुछ लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया कि अरे ठीक है, लगती रहती है आग, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी ओर क्या हुआ? उसी समय प्रमुख पर्यावरणविदों तथा पर्यावरणीय संवेदनशील राष्ट्राध्यक्षों ने इसे पारिस्थितिक आपातकाल घोषित कर दिया। यानी दो धरे हो गए। एक कह रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो थोड़ा सा पूंजीवादी कह सकते हैं, थोड़ा सा एनवायरमेंट को किनारे रखने वाले हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे राष्ट्राध्यक्ष थे, कुछ ऐसे पर्यावरणविद थे जो पारिस्थितिक जो चीजें हैं उनका महत्व समझते थे। तो उन्हें उन्होंने पारिस्थितिक आपातकाल घोषित कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन एवं वनाग्नि को रोकना ही प्लान ए है। उनका यही मानना था कि यही प्लान ए है, हमें रोकना ही रोकना है। कोई प्लान ए है ही नहीं कि हम दूसरे पेड़ लगा लेंगे, हम दूसरे प्लानिट पे चले जाएंगे। हम जैसे कुछ राष्ट्राध्यक्ष सोच रहे हैं कि हम कोई जो नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ पार्ट है जो ठंडा प्रदेश अभी है जहाँ बर्फ जमी हुई है, हम वहां जाकर रह लेंगे। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये प्लान बी जो ये लोग सोच रहे हैं तो ये सही नहीं है। सही प्लान ए ही है कि हमें जो ये समस्याएं हो रही हैं इनको रोकना है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी ही प्लानिट ए है। अब मान लो आप पूरी पृथ्वी है, यहाँ पर बर्फ है, यहाँ पे बर्फ है, यहाँ रहने चले गए तो ये भी तो कहीं ना कहीं खत्म होंगे। ऐसा तो है नहीं ये जीवन भर बर्फ ही रहेगा। जब पानी यहाँ गर्म होगा, जब यहाँ पानी गर्म होगा तो ये पूरे एरिया को, पूरी पृथ्वी को नष्ट करेगा। तो ये सोचना कि हम कहीं और चले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सही नहीं है। बल्कि प्लानिट ए यही है, यही रहना है, इसी को सुधारना है। तो ऐसी बात करो। प्लान बी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए सभी राष्ट्रों ने इस अमेजन वनाग्नि को रोकने हेतु संयुक्त कार्रवाई को प्रेरित किया, जिससे दावानल को काबू में किया गया। यानी अधिकतर लोगों ने जाना कि भैया रोकना ही उपाय है, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। उल्लेखनीय है। अब मेन बात क्या है, इन्होंने कहाँ से ये शुरुआत की? एक करंट के किसी करंट अफेयर्स की किसी कहानी को लेकर जो घटना घटित हुई थी वहां से स्टार्ट कर दिया इन्होंने एस्से को। तभी एस्से में बढ़िया नंबर मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि आधुनिकीकरण के दौर में प्राकृतिक संसाधन का अंधाधुंध दोहन प्लेनेट की पारिस्थितिक क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है एवं परिणाम के रूप में चरम मौसमी घटनाएं घटित होती है। सबको पता है, बाढ़ हो गया, दावानल, भूस्खलन, ये सब ठीक है। लेकिन हमारे पास कोई प्लानिट बी नहीं
है, ये भी ध्यान रखना है। यानी हमें प्लान ए पर ही सारा काम करना है, प्लेनेट ए को बचाना ही बचाना है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर पृथ्वी को कुछ हो गया हम कहीं और चले जाएंगे। आइए हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो प्लान बी तथा प्लेनेट बी दोनों को नकारती हैं। अब हम बताएंगे कौन सी परिस्थितियां हैं जो हमें प्लान बी को समर्थन नहीं करती हैं। पहला, प्लान ए तथा प्लानेट ए का क्या महत्व है ये देखेंगे। प्लानेट के संरक्षण में किस प्रकार की कार्रवाइयों को प्रेरित करना है और उनका प्लेनेट के रूप में पृथ्वी को क्या लाभ होगा, ये सब अभी देखेंगे। आखिर हम प्लान बी और प्लेनेट बी के बारे में सोचने को मजबूर क्यों हुए? पहली बात तो यही कि जैसे कई बार बोलते हैं ना प्लान बी सर, तो आप प्लान बी सोचने को मजबूर ही क्यों हुए ये बताओ। इसका मतलब आपने प्लान ए को अच्छे से नहीं काम कर पाए या आपसे हो नहीं पाया, आप फेल हो गए वहां। समझ में आया? तो इन्होंने वही प्रश्न उठाया कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से भी रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि हर बच्चा सोचता है कि सर प्लान ए अगर सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी क्या। तो वहीं से कि आखिर हम प्लान बी और प्लेनेट बी के बारे में सोचने को मजबूर ही क्यों हुए, क्यों हमें सोचना पड़ रहा है। इसका उत्तर है औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वनोन्मूलन, CO उत्सर्जन में वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, यानी ये जो अव्यवस्थाएं हमने फैला रखी हैं, ये सब असंतुलित कर दिया गया है पारिस्थितिकी व्यवस्था को। इनकी वजह से हमें प्लान ए छोड़कर प्लान बी के बारे में सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई, आर्थिक इतनी ज्यादा अवशोषित हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को इतना बढ़ा रहे हैं कि अब हमारे पास कहीं ना कहीं चीजें निकलती जा रही हैं। समझ रहे हो आप? आपको प्लान बी आपका जो जीवन का है ना यूपीएससी के अलावा, उस पर भी ये फोकस करके चीजें बता रहा होगा, आपका भी माइंड क्लियर हो रहा होगा कि प्लान ए प्लान बी क्या है। यहाँ तक है ग्लोबल वार्मिंग के कारण सभी पारिस्थितिकी तंत्र नकारात्मक प्रभावित हुए हैं। समुद्री जल स्तर, अब इन्होंने एग्जाम्पल दे दी, जब समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर आप जानते हैं पिघल रहे हैं, कई ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, महासागरीय अम्लीकरण बढ़ रहा, परमाफ्रॉस्ट पिघलना, आप जानते होंगे परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या है। और भी जो भी चरम मौसमी घटनाएं वह सब हो रही हैं। सभी घटनाएं प्लानिट ए की असाधारणता तथा असततता को दर्शाती हुई हैं। यानी अब प्लानिट ए धारणीय और सतत नहीं है, वह शायद थोड़े दिन बाद खत्म भी हो सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और इस ओर इशारा करती है कि हमारे पास कोई प्लानिट भी नहीं है, इसलिए जलवायु कार्रवाइयों के रूप में प्लान ए को जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाए। समझ रहे हो आप कि हमारे पास प्लानिट भी नहीं है कि हम हेलीकॉप्टर से उड़ के चले जाएंगे। जो जिनके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मिशन मंगल, मार्स पे जा सकते हैं या किसी और ग्रह पे जा सकते हैं, तो इतना आसान नहीं है अभी जाना। ठीक है, वहाँ घूम के आ सकते हैं चक्कर मार के, लेकिन वहाँ रहना अभी अनुकूल नहीं है। हमें प्लान ए यानी पृथ्वी को ही बचाना होगा, प्लानेट ए को ही बचाना होगा। इसके अलावा असाधारणता के कुछ अन्य तत्व भी हैं जो प्लानेट ए का क्या महत्व है ये बताते हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा, उत्तरजीविता, कृषि, वन जल जमीन संबंध, ये सब कहाँ है? प्लानेट ए पर ही है। हम जानते हैं जीवन के रूप में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो सजीवों को आश्रय प्रदान करती है। आप दूसरा प्लेनेट ही भी नहीं जानते तो आप कैसे रहोगे जाके? यानी फिर वही घूम फिर के ऐसे वाली बात आ गई, प्लानेट ए को ही बचाना होगा। इस प्रकार ये आवश्यक हो गया कि प्लानेट ए की संधारणता बनाए रखनी है, प्लान बी की जगह प्लान ए के तहत कार्रवाई करनी है आवश्यक। जो मैंने बोल दिया वही है। यदि प्लान बी के बारे में चर्चा करें तो पाते हैं पर्यावरण संरक्षण के प्रति असक्रिय अथवा ढीला होना, बढ़ते तपन हेतु एसी का प्रयोग करना, पर्यावरणीय अवधारणाओं जैसे जलवायु परिवर्तन का ना मानना, दूसरों पर छोड़ना, जिस अकर्मण्यता की नीति का ही प्लान बी है। मतलब एसी चालू कर देंगे, ये प्लान बी है। जो मैंने बोला कि नॉर्थ साइड में या साउथ में जो अटलांटिक है वहां पहुंच जाएंगे हम लोग, तो ये सब प्लान बी है, ये सब काम के नहीं है, जो कि कोई वास्तव में प्लान ही नहीं है। वही इन्होंने लिखा कि ऐसा कोई प्लान बन नहीं पाएगा आप जो सोच रहे हो। और महात्मा गांधी जी ने कहा भी था, क्या कहा था? पृथ्वी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है लेकिन लालच की नहीं। और हमारे सबके पास क्या है? लालच ही लालच भरा पड़ा है कि भगवान इतना दे दो, फिर इतना दे दिया तो उतना दे दो, उतना दे दिया तो उतना दे दो। तो इन्होंने महात्मा गांधी जी को बीच में आकर कोट कर दिया। अगर हम देखें तो पहला कोटेशन इन्होंने नोट किया है आज इस एस्से में। कई ऐसे हम लोगों ने ऐसे भी देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ कई कोटेशन यूज करते हैं लोग, दो दो तीन तीन कोटेशन, चार चार कोटेशन, कोई तो हर पैराग्राफ में कोई किसी न किसी व्यक्ति को उठा के ले आता है। कहीं अरस्तु को ले आए, कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ले आए, महात्मा गांधी जी को ले आए,
या दलाई लामा जी को ले आए, मतलब किसी न किसी को उठा के और यहाँ रख देते हैं जिससे उनकी बात को जस्टिफाई किया जा सके। क्योंकि आप बड़े व्यक्ति का नाम लिख देते हो तो थोड़ा सा आंसर बढ़िया हो जाता है। इसलिए लालच को कम करने हेतु प्लान ए पर कार्य करने की आवश्यकता है। ज्ञातव्य है, हाल ही में आईपीसीसी की छठी आंकलन रिपोर्ट ये आई थी और इन्होंने इसको भी कोड किया, क्योंकि रिपोर्ट इंडिसेस और फैक्ट ये सब आपको कोड करने हैं। सीओपी भी यहाँ पे कोड हो सकता है। सीओपी भी आप जानते हैं, सीओपी जो होती है क्लाइमेट चेंज की हो गई हो या जैव विविधता की हो गई हो, क्लाइमेट चेंज की जो अभी बाकू अजरबैजान में हुई थी, मरुस्थलीकरण वाली हो गई, ये सब सीओपी भी आप कोड कर सकते हैं। हो सकता है इन्होंने आगे कोड भी की हो, मैं पहली बार ही इनका इससे देख रहा हूँ, मैं पहले से पढ़ के नहीं आया हूँ। ठीक है। आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि पिछली एक सदी में औसतन तापमान वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस, CO2 की सांद्रता 50% वृद्धि, 100 mm से अधिक समुद्र जल स्तर में वृद्धि। समुद्र जल स्तर आप यहाँ पे कोट भी कर सकते हैं। एक ऐसा देश है जिसने अपनी राजधानी कैपिटल को बदल लिया, किसी और द्वीप पे कर दिया। क्यों? क्योंकि वह कहीं ना कहीं आगे चलकर डूब सकता है द्वीप। कौन सा द्वीप है वह, कौन सी देश की राजधानी है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ना पता हो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, देखिए, वह याद रहेगी, आगे काम आएगा। 70% से अधिक पादप और जीव प्रजातियां विलोपन के कगार पर हैं। चाहे जलमंडल हो, वायुमंडल हो, स्थल मंडल हो, प्लेनेट ए के घटक हैं। इसलिए इनके संरक्षण हेतु प्लान ए के तहत ही कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि पारिस्थितिकी क्षरण के अनेक अन्य दुष्परिणाम भी हैं, जैसे पर्यावरणीय विवादों का बढ़ना। क्योंकि पर्यावरणीय विवाद देखो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम क्लाइमेट चेंज से बाहर चले जाएंगे, हमको कोई कह रहा है हम बात ही नहीं मानेंगे, हम तो खूब कोयला जलाएंगे, जो करना हो कर लो जाके। ठीक है। और इसमें ये भी है कि हमारे जैसे देश जो है वह अभी शुरू भी नहीं हो पाए थे, लोग बंद करने की कोशिश करने लगे कि भाई कोयला बंद करो। अभी तो हम शुरू हुए थे ना सही से, आप लोग तो पहले ही विकसित हो गए। तो ये भेदभाव है। एक देश बहुत ज्यादा कोयला जला के अपना औद्योगिकीकरण कर ले रहा है, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या आपके चीन जैसे देश हो। हालांकि चीन भी कह रहा हम अभी तो विकासशील है, लेकिन उसने भी ठीक ठाक कर लिया है। हम तो अभी शुरू भी कर पाए थे, मतलब। और अभी से हमें क्या दबाव डालना है हमें, मतलब हमारे जैसे जितने भी विकासशील देश हैं, छोटे छोटे देश हैं जो अभी शुरू कर पाए थे, उनसे कहा जाने लगा नहीं भाई आपको भी। तो हमने भी 2070 तक कर लिया, तो हम भी 2070 तक कर लेंगे जीरो। ठीक है। और हम वैसे भी बहुत आगे हैं इन सब मामलों में, क्योंकि देश हमारा जितनी भी समाज से रिलेटेड चीजें हैं हम उसमें सब हमेशा आगे रहते हैं। भले ही हमें थोड़ा सा घाटा हो जाए, कोई बात नहीं, समाज आगे बढ़ रहा है तो हम हमेशा आगे रहेंगे। तो पर्यावरणीय विवाद भी बढ़ रहे हैं, जैसे चीन के साथ हमेशा ही होता है। लोग कहते हैं विकसित हो गए, और चीन कह रहा नहीं हम अभी विकासशील हैं, हम तो अभी कोयला जलाएंगे। जैसे अभी अमेरिका बाहर हो गया कि भाई हम तो पेट्रोल डीजल चलाओ, क्यों चला रहे हो इलेक्ट्रिक, क्योंकि हमारे पास तो पेट्रोल डीजल भरा है। तो ये सब चीजें हैं, सामाजिक ताने बाने का भी करना, आर्थिक हानि हमें हमें जैसे हो सकती है, या हमारे जैसे अन्य देश भी हैं। पारिस्थितिकी, पर्यटन, जनजातीय उत्तरजीविता, रोजगार व्यवस्था, सब में चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत आएंगी। राजनीतिक दुष्परिणामों के अंतर्गत देशों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे को लेकर आपसी झगड़े और युद्ध शामिल हैं। जैसे 19वीं सदी में अफ्रीका का जायरे, जायरे आप जानते हैं किसकी राजधानी है बताइएगा? जायरे बेसिन, कंगो बेसिन, नील नदी घाटी, रूर व सार की घाटी, अल्फांस व लॉरेन क्षेत्र, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र इत्यादि यूरोपीय शक्तियों के बीच टकराव। हाल ही में चीन का नाइल बेस लाइन विस्तारवादी नीति, आप जानते हैं चीन जो है वो अपनी 9 बेस लाइन बनाता है, जिससे फिलीपींस को दिक्कत होती है कि भाई ये क्या है, हमारे जो 200 मीटर 200 नील माइल का जो 200 उसका होता है नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र, उस पर आप कब्जा कर रहे हो, तो फिलीपींस और चीन में कहीं ना कहीं होने लगती है। और बाकी तो ऊपर हमने देखा ही। यह सब यही दर्शाते हैं कि प्लानिट ए पर संसाधनों की सीमितता के कारण आपसी द्वंद्व बढ़े। आप देखो अभी अमेरिका ने यूक्रेन से डील कर ली, भाई इतने संसाधन हमें दे दो। रूस भी कहीं ना कहीं यूक्रेन में संसाधन की तलाश कर रहा है। हमारे आसपास के जो पाकिस्तान है वहाँ बहुत सा संसाधन है जिस पे निगाहें रहती हैं, चाहे वह चीन हो, अमेरिका, जहाँ जहाँ संसाधन है वहाँ वहाँ इन सबकी निगाहें रहती हैं, कहीं हम कब्जा कर लें। और जीना कितने साल इनको है? 100 साल भी नहीं जीना है। हाँ, अभी 100 साल बाद क्या होगा देश का, या 100 साल बाद क्या होगा धरती का, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, क्या पता। लेकिन लोग हैं कि कब्जा करो, इधर मारपीट, उधर युद्ध करो, सब समस्याएं हैं। क्योंकि पता है कि अगर थोड़ा सा कुछ हो गया, जैसे कहा जाता है कि जो भी जब
अगला युद्ध होगा उसके बाद कोई युद्ध हो ही नहीं सकता अगर सही युद्ध हो गया। तो सबको पता है कि प्लानिट कभी भी खत्म हो जाएगा, तो क्यों इतना सब प्रेम से रोता है इतना। इस प्रकार के टकरावों को रोकने के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर नेक कार्रवाइयाँ की गई हैं। वैश्विक स्तर पर बात करें तो हम देखते हैं इसकी प्लेनेट ए के संरक्षण की शुरुआत 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, उसके 20 साल बाद 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 1987 में ब्रिटलैंड आयोग भी बना था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रथम बार संधारिता की परिभाषा की दी गई। प्लान ए के तहत पर्यावरण संरक्षण कार्रवाइयों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ये जो पृथ्वी सम्मेलन की बात मैं कर रहा हूँ, ये जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, पेरिस समझौता 2015 में हुआ, यहाँ से एसडीजी गोल आए 30 तक, यानी 2030 तक हासिल करने थे। हमें तो नहीं लगता कोई देश हासिल कर पाएगा, कोई बात ही नहीं हो रही उस पे। बात हो रही है कि रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान और गाजा, और बात ही कहाँ है एसडीजी पे। आपने कब सुना था कि बहुत ज्यादा एसडीजी पे करंट अफेयर्स में कहीं आया है? कहीं नहीं। और 2030 तक हमें इसे कंप्लीट करना है, जो 17 गोल है, मेनली 16 गोल है, 17वां तो ये है कि सब लोग मिलकर इसको पूरा करेंगे। कहीं बात हो रही है क्या? हमें तो नहीं लगता उतने अच्छे से बात होनी चाहिए, क्योंकि हम 2025 में आ गए। यदि भारत के संदर्भ में चर्चा करें, हम पाते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही प्लान ए की रक्षा है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा कब से ये नारा है वसुधैव कुटुंबकम का। सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सन्तते भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कितनी पुरानी चीजें हैं। हमने कई उद्देश्य हैं जनजातियों का। पर्यावरण संरक्षण कितना पुराना है। हम विश्व के शायद एकमात्र ऐसे देश होंगे जहाँ पेड़ों की पूजा की जाती है। जहाँ वो अलग बात है, कोई आध्यात्मिक हो, कोई ये कहता हो कि रात को पेड़ मत हिलाओ, भगवान विराजमान होते हैं, या कुछ भी हो, हम पेड़ों की पूजा करते हैं। हम पेड़ों से, प्रकृति से, हम इकलौते ऐसे देश हैं जहाँ हर प्राकृतिक चीज में भगवान देखे जाते हैं। जल देवता, वायु देवता, पीपल के पेड़ में देवता, यहाँ देवता, वहाँ देवता, यहाँ देव गंगा माता। और हम इकलौते देश हैं जो इतना सब प्रकृति पूजा कर रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तो सब चल ही रहा है। हम पवित्र उपवन आप देखते हैं, चिपको आंदोलन, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण। हम तो जानते हैं कि भाई पृथ्वी माता ही माने हैं, क्योंकि हमें पता है पृथ्वी के अलावा कोई दूसरा प्लानिट भी है ही नहीं। हम तो पृथ्वी को माँ माने हुए हैं, और हम माँ का जो नुकसान है वो कैसे कर सकते हैं? पृथ्वी को माँ माने हुए हैं। तो भारत तो इसमें बहुत आगे था, लेकिन दूसरे लोग। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए, प्लान ए के तहत बचाव हेतु तो हमने अनेक कार्रवाइयाँ की। आईएनडीसी को अपनाया, एनएपीसीसी के तहत 8 मिशन, एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किया, और हमने लाइफ पहल भी की। हमने 2017 तक हमने कहा कि हम जीरो कर देंगे, जबकि हम जानते हैं कि हमें अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए था, लेकिन हमने फिर भी अपने पृथ्वी की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए हमने आगे बढ़कर अपना 2030 2070 तक कहाँ जीरो कर देंगे। तो हम तो बहुत आगे हैं। स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो वृक्ष, हमारे यहाँ जितना शायद वृक्षारोपण होता है, वह शायद कहीं नहीं होता होगा जितना हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। जो हमारा 33% वृक्ष लगाने का जो उद्देश्य है, हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे तो बढ़ रहे हैं। तो रण भूमि में वृक्ष काटना मना है। जैव विविधता संरक्षण समितियां बनी हुई हैं। बिश्नोई समुदाय आप जानते ही हैं कितना पेड़ों को प्रकृति से लगाव करता है, वो जीता जागता उदाहरण है। पशु तथा वन संरक्षण हेतु विश्व प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों जैसे वैदेशिक संबंध मधुर बनाने, सार्वभौमिकीकरण, एक विश्व एक भविष्य, एक समान आर्थिक क्षेत्र या आध्यात्मिक क्षेत्र, कहीं भी बात हो, प्लान ए के तहत सकारात्मक कार्रवाई करनी होगी, और वही स्थायित्व बना रहेगा। ना कि प्लान बी, ये प्लान बी, प्लानट बी, ये आपके कभी भी काम नहीं आएंगे। प्लान ए पर इतनी मेहनत करो कि प्लान बी का सोचना ही ना पड़े। हाँ, जब प्लान ए इतना ज्यादा समस्या हो जाएगी कि प्लान ए संभले नहीं संभल रहा, मजबूरी में हमें प्लान बी को बनाना पड़ेगा। लेकिन पहले हमें पूरी ताकत किस पे लगानी चाहिए? यहाँ से आपका यूपीएससी करें या प्लान बी रखें, कब रखें, ये सब भी दिमाग में आ जाएगा। प्लान ए पर पूरी फोकस करो। जब आपको लगने लगे कि भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तब तुरंत आप प्लान बी एक्टिव कर लो। जैसे आप जानते हैं कोई रॉ हो हमारी, या कोई भी मतलब, या पुलिस वाले ही जो मुठभेड़ वगैरह होते हैं, कहीं मान लो कहीं कोई है तो बैठा हुआ है, अब उसे पकड़ना है, तो ऐसे थोड़ी घुस जाते हैं। प्लान ये रखते हैं कि भाई तू इधर से जाएगा, मैं इधर से जाऊंगा, इधर से जाएगा, वैसे यहाँ पर पकड़ लेंगे। अगर ये फेल हुआ
तब हम प्लान बी एक्टिव कर लेंगे। तो उन सबके भी प्लान ए बी सब होते हैं, लेकिन कब वह एक्टिव होते हैं, जब प्लान ए काम नहीं कर रहा है और लग रहा है कि प्लान ए काम नहीं करेगा, तब प्लान बी एक्टिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले पूरी ऊर्जा, पूरी फोकस, पूरी मेहनत प्लान ए पे करनी चाहिए। आपको यूपीएससी में भी प्लान ए पर पूरी मेहनत करनी चाहिए। जब लगने लगे कि नहीं हो पाएगा, तब प्लान बी एक्टिव करना चाहिए। हमें इसी प्लान पर काम करने के लिए एक एकीकृत बहुआयामी अप्रोच पर अपनाने की आवश्यकता है। पर्यावरण का पृथ्वी के सभी घटकों के समान संरक्षण व स्थायित्व, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश विश्वव्यापी बनने, और हम जो G20 हुआ था उसी समय हुआ था जब ये लिख रहे होंगे, में ये सब प्रयास करें कि सबको साथ में लाएं। निष्कर्षतः लास्ट में निष्कर्ष लिखा दिया कि इससे सभी समाजों में प्लान ए को वरीयता मिलेगी, और हम जानते हैं प्लानेट बी भी नहीं है। इसलिए संधारणीय विकास लक्ष्यों तथा समावेशी प्रक्रिया द्वारा हमें इसी प्लेनेट पर काम करना होगा, और हम एक विश्व की तो निरंतर कार्रवाई को प्रेरित करते रहें। लास्ट में बहुत बढ़िया लाइन इन्होंने लिखी, एक विश्व, एक पृथ्वी, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम। अब इन्हें 125 में से 63 नंबर लिखे मिले हैं। निरंतर अभ्यास करते रहें और बेहतर बनेंगे, तभी इनके 53 नंबर, सॉरी 53वीं रैंक, 53rd रैंक आई थी, और ये प्रॉपर आईएएस शायद बन भी गए हों, क्योंकि अगर इन्होंने प्रेफरेंस भरी होगी तो अवश्य बने होंगे आईएएस। और 53 रैंक हिंदी माध्यम से हाल फिलहाल में लाना कोई आसान काम नहीं है। कल हम पढ़ेंगे इनका जो नेक्स्ट है, मुफ्त उपहारों की सदैव एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसा लगा आपको, आप कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट किसकी कॉपी देखना चाहते हैं उसका भी कमेंट करेंगे, मैं अवश्य लाऊंगा। आप लोग बस मेहनत करो। इस लेक्चर का, इस सीरीज का एकमात्र उद्देश्य है, जो आप लिखना नहीं सीखते हैं, जो आप नहीं लिखते हैं, डर लगने लगता है या कोई भी कारण है, उसकी वजह से आपको यह सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य आप लिखना शुरू करें, और अच्छा लिखें और अच्छा लिखें। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो किसी भी कोचिंग संस्थान की या किसी भी फैकल्टी की या किसी भी मार्गदर्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, क्योंकि बहुत आवश्यक है लिखना। ठीक है, आप खुद भी चेक करो। मैं लोगों से कहता हूँ आप अपने आप लिखो और फिर उसे 2 घंटे बाद चेक करो, आपको खुद समझ में आएगा आपने गलतियाँ कहाँ की। मैं तो स्वयं ही चेक कर लेता था, तो मुझे समझ में आ जाता था, अच्छा यार यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल डाल सकता था, मैंने क्यों नहीं डाला। खुद भी चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।